Next we have is a natural gas. Again, natural gas is one of the fossil fuel, right? And it is again a non-renewable resource. तो अब हम देखते हैं नेचुरल गैस में क्या है. इट इज अ मिक्सचर ऑफ अल्केन्स. बहुत ही तरह के अल्केन्स प्रेजेंट है इसके अंदर. कौन कौन से? 80% मीथेन है. मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4. 7% इथेन है जिसका फॉर्मूला होता है C2H6. 6% प्रोपेन है जिसका फॉर्मूला होता है C3H8. और 4% ब्यूटेन है, दैट इज C4H10. तो नेचुरल गैस हैज 80% मीथेन, 7% इथेन, 6% प्रोपेन एंड 4% ब्यूटेन. ठीक है, तो आपको पता लग गया कि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो है दैट इज मीथेन. तो नेचुरल गैस में जो मेन चीज है दैट इज मीथेन. उसके अलावा कुछ कम परसेंटेज में इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन भी प्रेजेंट है. ठीक है, नेचुरल गैस मिलती कहाँ है हमें? इट अकर्स इन अ डीप इन अर्थ क्रस्ट. जहां हमें पेट्रोलियम के डिपॉजिट मिलते हैं वहीं पे हमें नेचुरल गैस भी मिलती है. जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, दिस इज वन ऑफ द काइंड इन विच द नेचुरल गैस इज बीइंग यूज्ड. That is a CNG cylinder. This is a CNG cylinder, and CNG cylinder means when the natural gas is in compressed form, then it is called as compressed natural gas. अब ये मैंने जैसे आपसे डिस्कस किया कि नेचुरल गैस अलग अलग फॉर्म्स पे यूज होती है. इट इज बीइंग यूज्ड एज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कॉल्ड एज LPG. अगर आप इसकी शॉर्ट फॉर्म देखेंगे इट इज LPG. एंड दिस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो कि सिलेंडर्स आप यूज करते हो घर में कुकिंग पर्पसेस के लिए. ठीक है, लाइकवाइज वी हैव अनदर फॉर्म दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट the compressed natural gas cylinder, and it is being used in the vehicles as it is an efficient fuel. अब LPG जो सिलेंडर है हमारे पास, liquefied petroleum gas, that you know that the main component which is present is propane and butane in it. तो LPG के अंदर जो main component है that is butane, right? But along with that the propane is also present, but the main component is butane in the LPG cylinder, and it is being used as a domestic as well as industrial fuel. Likewise in CNG that we have already discussed, the compressed natural gas, iska jo main constituent hai that is methane, and again it is used as a fuel in vehicles and in industries. As you can see in the figure, this is a CNG cylinder. It is a very efficient fuel. And you know that there are certain characteristics of the fuel that make the fuel very efficient. कि इसमें से धुआं कम निकलता है, ये अच्छे से बर्न होता है, स्मूथली बर्न होता है, ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी टू हैंडल है, कुछ हार्मफुल गैसेस नहीं निकल रही है, राइट. सो दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द चैप्टर दैट इज कंबशन एंड फ्यूल. पर अभी जो हम बात कर रहे हैं कि तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि CNG इज अ वेरी गुड फ्यूल एज इट पोजेस ऑल दोज फीचर्स विच इज फ्यूल a good fuel should possess. Now the third type of fossil fuel we have is a petroleum. ठीक है, तो जैसे कि अभी हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, 3 मेन फॉसिल फ्यूल्स हैं, राइट. तो वो कौन से फॉसिल फ्यूल्स हैं हमारे पास? कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. तो कोल और नेचुरल गैस के बारे में तो आपको काफी नॉलेज है. सो लेट अस स्टार्ट विद पेट्रोलियम नाउ. तो पहली बात तो ये है कि पेट्रोलियम जो है वो कहां से मिलता है, कहां बनता है और कैसे बनता है. तो पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन अ सी. तो ये बात तो क्लियर है कि पेट्रोलियम आप कहां से एक्सट्रैक्ट करते हो? आप सी में से एक्सट्रैक्ट कर पाते हो. ठीक है, सी बेड में आप कह सकते हो. तो जो पेट्रोलियम है इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी. क्या होता है, जैसे जैसे ये ऑर्गेनिज्म सी वाले मरने लगते हैं, they become dead. So what actually happen is that their bodies get settle at the bottom of sea. जैसे कि ये आपके पास सी है, ठीक है, तो ये हमारा सी बेड है. ठीक है, तो ये हमारे पास सपोज मान लो हमारे पास सी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं. तो ये ऑर्गेनिजम्स जब मरने लगते हैं या मर जाते हैं किसी भी कारण, सो दे गेट सेटल एट द बॉटम.
ये यहाँ पे सेटल होते रहते हैं बॉटम पे, एंड विद टाइम दे गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। ठीक है, और सी में आपको पता है सैंड क्ले सब होती है, तो दे गेट कवर्ड बाय दैट सैंड एंड क्ले। तो ऐसे सैंड और क्ले की लेयर्स के नीचे वो दब जाते हैं। ठीक है, सो व्हाट हैपन ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, जब तक वो दबे रहते हैं उसके अंदर, बहुत सालों लग जाते हैं इस चीज में। अगर वो बहुत सालों तक उसके नीचे दबे रहते हैं तो बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत हाई प्रेशर करके दे गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेट्रोलियम, और नेचुरल गैस भी हमें मिलती है। ठीक है, सो बहुत साल, ये जो आप समझ गए ना कि ये जो सी के ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जब मर जाते हैं दे सेटल ऑन सी बेड, दे गेट कवर्ड विद सैंड एंड क्ले, और अगर जब वो बहुत सालों तक, बहुत लंबे सालों तक ऐसे ही इसके नीचे एम्बेडेड रहते हैं, हाई टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन उनको ट्रांसफॉर्म कर देती है फॉसिल फ्यूल्स, कौन से, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इस तरीके से। अब आप देखिए, ये आपके पास सी है, ठीक है, ये आपके पास रॉक्स हैं, ये आपके पास इम्परमिएबल रॉक है, तो यहां पे आप कह सकते हो ऑयल फील्ड होती है विद नेचुरल गैस, जहां से आप पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स, इम्परमिएबल रॉक, सोर्स रॉक, दिस यू आर गोइंग टू स्टडी इन हायर क्लासेस। हमारा कंसर्न अभी यहाँ पे ये जानना है कि सी में कहां पे आप कह सकते हो कि आपको ये नेचुरल गैस और पेट्रोलियम मिलती है, तो दिस अकर इन दिस रीजन। ठीक है, और पेट्रोलियम दिखता कैसा है? इट इज अ डार्क ऑयली लिक्विड। हाउ इट लुक्स लाइक? इट इज अ डार्क ऑयली लिक्विड विद अनप्लेजेंट ओडोर। ऐसी ओडोर होती है कि बहुत तीखी सी स्मेल होती है इसकी, कि सिर पे भी चढ़ जाती है अगर आप कॉन्स्टेंटली इसको सूंघें तो। सो इट इज अ डार्क ऑयली लिक्विड विद अनप्लेजेंट स्मेल। सो दिस इज हाउ वी गेट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। Now we have a process, very important process, refining of petroleum. अब जो ये पेट्रोलियम हमें मिलता है, इसकी हम रिफाइनिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि पेट्रोलियम जो है ये एक अकेला कंपोनेंट नहीं है, ये एक्चुअली बहुत सारे कंपोनेंट से बना हुआ है। इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिफाइनिंग। और कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है इन कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए? दैट इज अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम पेट्रोलियम के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। सो लेट्स सी दैट व्हाट इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस व्हिच इज इन्वॉल्व्ड इन द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, या ऐसे कैसे इस प्रोसेस को यूज करते हैं कि आपको पेट्रोलियम के डिफरेंट कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। So we are going to start with refining of petroleum. ये तो क्लियर है आपको कि it is actually the process which is involved is fractional distillation. देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि ये fractional distillation क्या प्रोसेस होता है। fractional distillation, पहले हम distillation की बात करते हैं। डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हो, राइट, डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। क्योंकि जो ये फ्रैक्शनल का मतलब है फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन का क्या मतलब है? फ्रैक्शंस। तो दोबारा देखते हैं, पेट्रोलियम की जो फ्रैक्शंस है उनका बॉइलिंग पॉइंट आपस में डिफरेंट है। उनका बॉइलिंग पॉइंट आपस में क्या है? डिफरेंट। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होने का मतलब है कि जब हम उनको हीट करते हैं तो लिक्विड को, गैस बनने को ही तो आप बॉइलिंग कहते हो ना। लिक्विड जब गैस बनती है उसी को तो हम बॉइलिंग कहते हैं। तो जिस टेम्परेचर पे ये लिक्विड गैस बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? अब देखिए, दोबारा देखते हैं, पेट्रोलियम के बहुत सारे फ्रैक्शंस हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे लिक्विड से गैस बनते हैं। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम इनकी डिस्टिलेशन कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं, और हम इनको डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। सो यू कैन से दैट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस involved here in separating the fractions according to different boiling points, right? So let us start with refining of petroleum. So what is it?
it is a separation of petroleum into different components based on the fact कि ये जो different components है crude oil के, crude oil या petroleum एक ही बात होती है, ठीक है, crude oil या petroleum के, तो they are based on the fact that different compounds of petroleum or crude oil they have different boiling points. तो इसके लिए जो ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं दैट इज दिस विच इज शोन इन द फिगर. एज यू कैन सी दैट दिस ह्यूज कॉलम इज अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. ये जो पूरा कॉलम आपको टॉवर सा दिख रहा है, दिस इज अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम और इट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनेटिंग टावर. ठीक है, तो इस टॉवर का यूज करते हैं हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए. अब आप देखिए इसके अंदर ही कितने कंपोनेंट्स पेट्रोल हमने यहां से डाला, तो सिर्फ पेट्रोलियम ही था. क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम इज वन एंड द सेम थिंग. तो इसमें कितने कंपोनेंट्स मिल गए आपको ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, एस्फाल्ट मिल गया, फ्यूल ऑयल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, ब्यूटेन, प्रोपेन. अब ये सारे आप देख रहे हो टेम्परेचर्स भी मेंशन्ड है इस पे. इसका मतलब इन सब का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट था, इसलिए ये डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे सेपरेट हो गए. ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से रिफाइनिंग हुई. क्रूड ऑयल इज हीटेड इन द फर्नेस. ये हमारे पास फर्नेस है, ठीक है. इस फर्नेस के अंदर पहले हम पेट्रोलियम डालते हैं और इसको हीट करते हैं. कितना हीट करते हैं? अप्रोक्सीमेटली अराउंड 400 डिग्रीज. अगेन द क्रूड ऑयल इज हीटेड इन अ फर्नेस. ये जो क्रूड ऑयल है इसको हम यहाँ फर्नेस के अंदर हीट करते हैं अराउंड 400 डिग्रीज एंड इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. दिस इज अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. ठीक है, अब आप देखिए जैसे आप इसको इसके अंदर डाल रहे हो तो आप देख रहे हो यहाँ पे 400 डिग्री सेल्सियस है ना, और उसके बाद 370. तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट सेपरेट हो रहे हैं. जैसे 400 डिग्री सेल्सियस पे डालते ही क्या कंपोनेंट सेपरेट हुआ? ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स और एस्फाल्ट. 370 पे फ्यूल ऑयल, 300 डिग्री सेल्सियस पे डीजल, 200 पे केरोसिन, 150 पे पेट्रोल और इससे ऊपर आपने देखा ब्यूटेन एंड प्रोपेन. तो आप ये कंक्लूड कर सकते हो द फ्रैक्शन विद हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, द फ्रैक्शन विद हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट सेपरेट फर्स्ट, मतलब बॉटम पे ही सेपरेट हो जाती है, लोअर मोस्ट पार्ट पे ही सेपरेट हो जाती है, और जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हैं ये आप कह सकते हो हीट करके वेपर्स अलग अलग टेम्परेचर पे ये गैसियस फॉर्म में आ रहे हैं. तो हमने ये देखा कि when the crude oil is heated in the furnace at 400 डिग्री सेल्सियस और इसको इंट्रोड्यूस किया हमने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, तो जो फ्रैक्शन है जिसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है वो लोअर मोस्ट पार्ट पे सेपरेट हो रही है, और जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो विद लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज कलेक्टेड एट द टॉप. बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे लो होता जा रहा है वैसे वैसे फ्रैक्शंस सेपरेट होती जा रही है. सो आई थिंक यू गॉट इट दैट हाउ वी कैन एक्चुअली एक्सट्रैक्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम बाय द प्रोसेस रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. अब देखते हैं कंपोनेंट्स क्या ऑब्टेन किए आपने. पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एंड बिटुमेन. तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो अपने क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग से ऑब्टेन किए. ठीक है, तो पढ़ते हैं इनके बारे में. फर्स्ट वी हैव इज अ पेट्रोलियम गैस. ठीक है, पेट्रोलियम गैस इस तरीके से सिलेंडर्स में होती है और किस लिए आप यूज करते हो? इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्री एंड होम. फ्यूल तो आपको पता है ना, जिसको जलाने से हमें एनर्जी मिलती है. तो इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्री एंड होम. नेक्स्ट वी हैव इज पेट्रोल. पेट्रोल तो आप सब फैमिलियर हैं कि पेट्रोल का यूज कहाँ होता है. पेट्रोल हमेशा व्हीकल्स में डलता है, ठीक है, और ड्राई क्लीनिंग के लिए भी यूज होता है. तो पेट्रोल इज अगेन यूज फॉर मेनी पर्पसेस. नेक्स्ट वी हैव इज अ केरोसिन. आपको पता है केरोसिन भी एक फ्यूल है. कहाँ पे यूज होता है? स्टोव्स में, लैब्स में, तो काफी जगह पे इस मिट्टी के तेल की यूज होती है. ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, ये तो नाम से ही पता लग रहा है
कि इट इज यूज्ड फॉर ल्यूब्रिकेशन। तो जहां पे भी आपको स्मूथ करना है किसी चीज को, देयर यू कैन यूज द ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। इससे फ्रिक्शन कम हो जाती है। फ्रिक्शन हमने पढ़ा था ना चैप्टर में, तो पहले आप यूनिट पढ़ चुके हो फ्रिक्शन, तो आपको पता है फ्रिक्शन को जब कम करना चाहते हैं, आप स्मूथनेस करना चाहते हो, किसी सरफेस को स्मूथ करना चाहते हो, तो देयर वी नीड अ ल्यूब्रिकेशन एंड दैट कैन बी डन बाय अ ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। नेक्स्ट वी हैव इज अ पैराफिन वैक्स। इस तरीके से दिखती है पैराफिन वैक्स, एंड वेयर इट इज यूज्ड, it is used in ointments, candles, Vaseline, etc. So again, the paraffin wax actually you can say is very useful. Next we have is a bitumen. This is how the bitumen look like. ये सारे के सारे components हैं जो crude oil से separate हुए हैं, and it is used for paints and road surfacing. Road के surface बनाने के लिए this is being used. And another component, that is diesel, which is obtained as a byproduct on refining of petroleum, it is used as a fuel in vehicles. जैसे कि आपको पता भी है कि डीजल भी पेट्रोल की तरह एक फ्यूल की तरह यूज होता है व्हीकल्स वगैरह में, right? So this is another you can say the byproduct which we obtain on refining of petroleum. Now we have energy and environment. देखिए, आपको पता है कि एनर्जी तो हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एनर्जी होगी तभी तो आप काम कर पाओगे, पर एनर्जी जो हमें मिल रही है वो एनवायरमेंट को भी किसी तरीके से अफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो एनवायरमेंट क्यों अफेक्ट हो रहा है हमारा? इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हो रही है। आपको पता है मॉडर्नाइजेशन के मॉडर्न एरा में हमारे पास इंडस्ट्रीज बहुत है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत है, बहुत लार्ज स्केल में इंडस्ट्रीज हैं, तभी तो आप कह सकते हो कि इतनी तरह की लग्जरीज आपको मिल पा रही है, ठीक है, या इतनी तरह की चीजें हैं जिनको आप यूज कर पा रहे हो अलग अलग फील्ड में। दैट इज ऑल ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट। दूसरा, लग्जूरियस आइटम्स की डिमांड बहुत बढ़ रही है। हर इंसान, हर दूसरे घर में सबके पास, आप जानते हैं, लग्जूरियस आइटम्स है, टीवी है, लैपटॉप है, कार्स हैं, है ना, अच्छे अच्छे क्लोथ्स है। For that also we need you can say a good settlement of industries, and that is again affecting the environment also, as you can see in the figure. अब आप देखिए, ये इंडस्ट्रीज तो चल रही है, लेकिन इनसे आप देख रहे हैं धुआं कितना निकल रहा है। So this smoke is, सिर्फ ये धुआं ही नहीं है, along with this smoke there are certain particles which are being suspended in the atmosphere, and they are going to affect us in one or two ways, और बहुत ही तरह का adverse effect हमारी बॉडी पे भी इसका दिख रहा है। ऐसे ही एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज भी बढ़ गई। आप जानते हैं लैपटॉप हैज नाउ बिकम, जैसे कि आप एजुकेशन पर्पस के लिए यूज भी करते हैं, एंड मोर ओवर इट इज बीइंग यूज्ड यू कैन से इन एवरी फील्ड, एवरीबडी, इन ईच एंड एवरी हाउस देयर इज अ लैपटॉप, मैक्सिमम देयर इज अ लैपटॉप। तो जैसे कि लैपटॉप हो गया, आपके पास टीवी हो गया, आपके पास म्यूजिक प्लेयर्स हो गए, दैट इज अगेन ड्यू टू द यू कैन से द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज। तो उसके कारण भी क्या है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप है, एंड इंडस्ट्रीज की आप पिक्चर तो देख ही पा रहे हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से एनवायरमेंट को खराब कर रही है। और हमारे जो नेचुरल रिसोर्स है, जो हमारे आप कह सकते हो रिसोर्सेज है, जैसे कि हमारा एटमोस्फेयर है, हमारा हाइड्रोस्फेयर है, जो कि एयर, वाटर, ये सब, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट तो हो रहे हैं इंडस्ट्रीज से। तो जितने भी मॉडर्न टेक्निक्स हमारे पास यूज करना चाह रहे हैं हम एग्रीकल्चर में, जैसे आपको पता है, आप ये जैसे कि इंसेक्ट स्प्रे देख पा रहे हैं, है ना, तो पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, जो कि आपकी क्रॉप के अंदर पेस्ट ना लगे, कीड़े ना लगे, उनको मारने के लिए आप दवाई डालते हैं, ठीक है। तो ये जैसे पेस्टिसाइड्स हैं, ऐसे आपके पास फंगिसाइड्स भी होते हैं, ऐसे आपके पास फर्टिलाइजर्स भी होते हैं। तो ये सब कैसे बन रहे हैं? आपको इनकी डिमांड बढ़ रही है ना एग्रीकल्चर में, तो कैसे मिल रहे हैं आपको? इंडस्ट्रीज से ही तो मिल रहे हैं। एवरीथिंग इज बीइंग मेड इन द इंडस्ट्रीज, एंड इंडस्ट्रीज हैज यू कैन से दैट इज अ पॉल्यूटिंग एनवायरमेंट। तो एनर्जी और एनवायरमेंट आप कह सकते हो आपस में लिंक्ड है थोड़ा, कि लाइक एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरे करते करते एनवायरमेंट को भी किसी तरीके से हम कुछ अफेक्ट तो कर रहे हैं। नाउ वी नो दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हम अभी पढ़ चुके हैं ना कि हमारे पास कुछ नेचुरल रिसोर्सेज तो रिन्यूएबल होते हैं और कुछ नेचुरल रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल होते हैं, ठीक है। तो जो ये नॉन रिन्यूएबल वाले रिसोर्सेज हैं, ये जो हैं ये बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है, और इनको बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं,
ठीक है, तो इसलिए हमें इनका वाइज यूज करना चाहिए। तो इसी के बारे में हम पढ़ने लगे हैं कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास एग्जॉस्टेबल है, मतलब नॉन रिन्यूएबल है, और वो एग्जॉस्ट हो सकते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स। आप देख पा रहे हैं कि फॉरेस्ट, आपको पता है फॉरेस्ट तो बहुत जरूरी है, फॉरेस्ट से बहुत सारे आपको पता है हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनको हम अलग अलग काम के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे ही फॉरेस्ट, फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स, दीज आर एग्जॉस्टेबल एंड दे आर नॉन रिन्यूएबल। इनको बनने में बहुत टाइम लग जाता है, सो ये बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। इस और भी जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, इनको भी हमने पढ़ा, अभी मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं फ्यूल्स बनने में इनको। और हमें ये भी पता है कि जो इनके रिजर्व्स हैं, जो भी हमारे पास ये हैं, एग्जिस्टिंग है, ये सिर्फ कुछ 100 सालों तक ही चल सकते हैं, कुछ 100 ईयर्स तक ही चल सकते हैं। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि इन फ्यूल्स को यूज करके एयर पॉल्यूशन भी होता है। ठीक है, दोबारा बताती हूँ मैं आपको। हमें पता है कि कुछ फ्यूल्स हमारे पास एग्जॉस्टेबल है। ठीक है, एग्जॉस्टेबल मतलब भी है, एग्जॉस्ट खत्म हो सकते हैं, और वो नॉन रिन्यूएबल भी है, मतलब बनने में बहुत टाइम भी लग सकता है। और मोर ओवर इनके जो रिजर्व्स हमारे पास अभी हैं वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, मतलब वो कुछ सालों तक ही चलने वाले हैं। ठीक है, लेकिन हमारी जो फ्यूचर जनरेशंस है, दे ऑल्सो नीड दीज रिसोर्सेस, राइट। और हमें ये भी पता है कि इन जो एग्जॉस्टेबल सोर्सेस को हम यूज करते हैं, चाहे हमें एनर्जी देते हैं, पर कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे कॉज एयर पॉल्यूशन ऑल्सो। जैसे कि आपके पास कोल है, कोल को जलाने से आपको पता है धुआं, कुछ तरह की गैसेस जो आती है एयर में रिलीज होती हैं, जो एयर पॉल्यूशन कॉज करती हैं, है ना। तो ऐसे ही जो फॉसिल फ्यूल, सेम विद पेट्रोल, पेट्रोल जब व्हीकल्स में डलता है, व्हीकल्स में डलना तो जरूर है क्योंकि उसके बिना तो व्हीकल्स चल नहीं पाएंगे, बट व्हेन इट इज यूज्ड इन द व्हीकल्स, तो जब ये फ्यूल की बर्निंग होती है, इस पेट्रोल की बर्निंग होती है, इट लिबरेट सर्टन हार्मफुल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, और धुआं भी निकलता है। सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये फॉसिल फ्यूल्स है, ये एयर पॉल्यूशन के साथ भी कंसर्न है ना। तो इसलिए ये, जैसे कि आपको पता है कि ये लिंक्ड है ग्लोबल वार्मिंग से भी। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि बहुत ज्यादा CO2 का कंटेंट एयर के अंदर हो जाना। ठीक है, एयर के अंदर जब बहुत ज्यादा CO2 हो जाती है तो क्या होता है, ये जो CO2 गैस है ये सन से आने वाली इंफ्रारेड रेज को अपने अंदर ट्रैप कर लेती है। ठीक है, ये इंफ्रारेड रेज जो होती है, इनकी प्रॉपर्टी है कि दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। दोबारा बताती हूं मैं आपको। देखो, ये हमारे पास सन होता है ना, सन से जो लाइट आ रही है उसमें कुछ तरह की रेज है, ठीक है, जिसमें से एक इंफ्रारेड रेज भी है। इंफ्रारेड रेज एक ऐसी रेज है जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। ये रेज CO2 के अंदर ट्रैप हो सकती हैं। ठीक है, अब CO2 अगर एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो जाएगी तो ये रेज भी बहुत ज्यादा, सपोज एक मॉलिक्यूल के अंदर इंफ्रारेड रेज ट्रैप है, अगर दूसरा मॉलिक्यूल हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा, और तो ऐसे अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे तो दे विल ट्रैप इंफ्रारेड रेज। और आपको पता है इंफ्रारेड रेज कॉज हीटिंग इफेक्ट। अब इतनी ज्यादा अगर इंफ्रारेड रेज एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, अर्थ का हमारा जो टेम्परेचर है वो जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाएगा। सो दिस विल रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का भी बहुत नुकसान है। हमारे जो पोलर आइस कैप्स हैं वो मेल्ट कर जाएंगे, फ्लड्स आ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं पूरा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो सकता है। क्या हो सकता है? पूरा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। जो हमारी सारी कंडीशंस है प्रिवेलिंग टेम्परेचर, प्रेशर की, जो भी हमारे लिए सूटेबल रहने के लिए, वो सब खराब हो सकती हैं, उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। ठीक है, तो इसीलिए अब देखिए, आप फ्यूल्स एयर पॉल्यूशन करते हैं, एयर पॉल्यूशन ग्लोबल वार्मिंग से भी लिंक्ड है। सो देयरफॉर, और दूसरी बात हमने ये भी पढ़ी कि इनके रिजर्व्स भी लिमिटेड है, आने वाली जनरेशन्स को भी चाहिए, और इनको एक बार अगर ये खत्म हो जाएंगे तो बनने में बहुत टाइम भी लगेगा। सो दैट इज वाई वी यूज दिस फ्यूल, वी शुड एक्चुअली यूज दिस फ्यूल्स व्हेन दे आर एब्सोल्यूट नेसेसरी। हमें इन्हें तभी यूज करना चाहिए जब इनकी बहुत जरूरत हो। ठीक है, ताकि एनवायरमेंट भी बेटर रह पाए, कोई इकोलॉजिकल इम्बैलेंस भी नहीं हो,
ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क भी कम हो जाए और इनकी अवेलेबिलिटी भी बहुत टाइम के लिए रहे, ताकि जैसे हमने हमारी जनरेशन्स ने इनको यूज किया तो आने वाली जनरेशन्स भी इनको यूज कर पाए. सी, वी डोंट हैव एनी राइट टू एक्चुअली के भी हम आने वाली जनरेशन्स को इन रिसोर्सेस का बेनिफिट ना लेने दें. हमारा कोई ऐसा राइट नहीं बनता है. सो देयरफॉर वी हैव टू प्रिजर्व देम फॉर अपकमिंग generations so that they can also get this kind of energy and so that they can use this energy for doing any kind of work whatever they want. So that is why the wise use of these resources are very 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 important. So we have certain tips to ensure you can say कि हम उनको कर पाए, इनकी कंजर्वेशन कर पाए इन रिसोर्सेज की, कि इनको डिप्लीट होने से हम बचा पाए, इनका वाइज यूज कर पाए. सो आई हैव फ्यू टिप्स फॉर यू. फर्स्ट इज दैट ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड. अगर आप कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड पे ड्राइव करते हैं तो आपके जो फ्यूल है वो प्रॉपर आप कह सकते हो कि इतना फ्यूल कंजर्व होता है. ठीक है. सो इफ यू ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड सो नो फ्यूल इज वेस्टेड एंड मोर ओवर जो कंबशन का रेट है वो भी नॉर्मल रहता है. Second is that switch off the engine at traffic lights or place where you have to wait. जहां पे भी ट्रैफिक लाइट्स हैं या जहां पे भी आपको वेट करनी पड़ रही है अपने किसी फ्रेंड की, किसी रिलेटिव की, तो इंजन को प्लीज आप स्विच ऑफ करिए, क्योंकि दैट टाइम यू आर जस्ट वेस्टिंग द फ्यूल. आप उस एनर्जी का कोई यूज नहीं कर रहे हो एंड यू आर सिंपली वेस्टिंग द फ्यूल. सो वी नीड टू कंजर्व द फ्यूल्स ना. तो इसलिए ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड. राइट. तो आज से आप ड्राइव करेंगे तो कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड पे ड्राइव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो फ्यूल है वो हमारा कंजर्व होता है. और जब भी आप कभी रुकते हैं किसी से बात करने के लिए, किसी की वेट करते हैं या कोई ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, जस्ट स्विच ऑफ द इंजन. सो बाय डूइंग सो यू आर जस्ट कंजर्विंग द फ्यूल. इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर. अगर आपका करेक्ट टायर प्रेशर है तब भी आप फ्यूल को कंजर्व कर रहे हैं. एंड रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. देखिए, आप कार तो सब लोग, कार स्कूटर आजकल सबके पास है, बट इफ दे आर रेगुलरली मेंटेन्ड तो आपके व्हीकल की भी लाइफ लॉन्गर पीरियड तक रहेगी और दूसरी बात उनमें फ्यूल्स भी एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं होगा. Right. So ensure correct tire pressure and regular maintenance of the vehicles. Now we are going to start with question and answers of this chapter. Describe how coal is formed from dead vegetation. What is this process called? So the answer is about 300 million years ago, the earth had dense forest in low-lying wetland areas. Due to various natural processes like floods, earthquakes, these forests got buried under the soil. The soil deposited layer by layer over them. They were compressed, and under high temperature and pressure, the plants got converted to coal slowly. This process is called as carbonization. Another question. Explain the process of formation of petroleum. So the answer to the question is, petroleum is formed from organisms living in the sea. As the organisms die, their bodies settled at the bottom of the sea. These bodies got covered with layers of sand and clay, and over millions of years, in the absence of air and under high temperature and pressure condition, the dead bodies got converted into petroleum and natural gas. So this is how the petroleum and natural gas were formed. Next, what are natural resources? Explain with certain examples. So the resources provided by nature or obtained from nature are called as natural resources. For example, air, water, soil, sunlight, etc. Next question is, explain why fossil fuels are exhaustible natural resources. Fossil fuels are present in a limited quantity in the nature. They can be exhausted by human activities. Therefore,
these fossil fuels are called as exhaustible natural resources. Write characteristics and uses of coke. So characteristics of coke are: it is tough, it is porous and black in color, it is a pure form of carbon, and it is used in manufacturing of steel and in the extraction of many metals. Thank you.